दोपहर का वक्त था। शेख चिली गांव में यूं ही बेमकसद घूमता फिर रहा था। शेख चिली के पास चूंकि करने के लिए कोई काम ना होता था, इसलिए वो सुबह नाश्ता करते ही घर से निकल जाता और कभी गांव में ही घूमना फिरना शुरू कर देता या फिर नहर के किनारे जाकर बैठा रहता। वो सुबह नहर की तरफ ही गया था। काफी देर वहां बैठे रहने के बाद वो उकता गया तो वहां से उठकर वापस गांव आ गया और गलियों बाजारों में घूमने फिरने लगा। अभी शेख चिली घूम फिर ही रहा था कि वहां एक शाही मुनादी करने वाला आ गया, जो जोर जोर से ढोल बजाते ये ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, मैं शाही मुनादी करने वाला हूँ। मैं बादशाह सलामत का एक पैगाम लाया हूँ, सुनो सुनो। मुनादी करने वाले ने जोर जोर से नकारा पीटते हुए कहा तो गांव के लोग घरों से निकल निकल कर मुनादी करने वाले के पास जमा होना शुरू हो गए। शेख चिली भी अपने मरियल गधे को खींचता हुआ वहां आ गया। लोगों ने मुनादी करने वाले को चारों तरफ से घेर लिया था। दरमियान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मुनादी करने वाला उस पर चढ़ गया था और नकारा पीटता हुआ मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सुनो सुनो, मैं बादशाह सलामत के हुक्म से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत की बेटी शहजादी महानूर इन दिनों बेहद बीमार है। वो अपने कमरे में पिछले 7 दिनों से बेहोश पड़ी हुई है। वो कैसे बेहोश हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। बादशाह सलामत ने शहजादी महानूर को होश में लाने के लिए हकीमों की पूरी फौज बुला रखी है, जो दिन रात शहजादी साहिबा को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद भी शहजादी साहिबा को होश नहीं आ रहा। बेहोश होने की वजह से शहजादी साहिबा बेहद कमजोर हो गई हैं। हकीमों ने शहजादी साहिबा की हालत पर सख्त तशवीश जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि अगर शहजादी साहिबा को आज शाम तक होश न आया तो वो इसी बेहोशी की हालत में हलाक हो जाएंगी। शहजादी साहिबा की बेहोशी में हलाकत का सुनकर बादशाह सलामत, मलका आलिया और महल का हर फर्द सोगवार है। हकीमों ने बादशाह सलामत पर अपनी बेबसी जाहिर कर दी है कि वो शहजादी का इलाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बादशाह सलामत भी शहजादी मानूर की जिंदगी से मायूस दिखाई देते हैं। इसलिए बादशाह सलामत ने पूरे मुल्क में मुनादी कराने का हुक्म दिया है कि अगर इस मुल्क में कोई काबिल हकीम या हिकमत जानने वाला मौजूद है तो वो शाही महल में आए और किसी तरह शहजादी मानूर को होश में लाने की कोशिश करे। अगर उस हकीम की कोशिश कामयाब हो गई और शहजादी मानूर होश में आ गई तो बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि वो उस हकीम को शाही खजाने का आधा हिस्सा इनाम में देंगे और उसे शहर में एक शाही महल भी बनवा कर देंगे, जहां उसकी जरूरत के मुताबिक कनीजे और गुलाम भी होंगे। मुनादी करने वाले ने जोर जोर से चीखते हुए कहा। मुनादी करने वाले की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग आपस में चीमगोइयां करना शुरू हो गए। बादशाह सलामत के ऐलान के मुताबिक जो शहजादी मानूर को होश में लाएगा उसे बादशाह सलामत ना सिर्फ आधा शाही खजाना इनाम में देंगे, बल्कि उसे शहर में एक महल भी बना कर दिया जाएगा। ये कोई कम इनाम न था, इसलिए वहां मौजूद हर शख्स की यही ख्वाहिश थी कि वो शाही महल जाए और किसी भी तरह शहजादी मानूर को होश में लाने की कोशिश करे, चाहे वो हिकमत जानता हो या ना जानता हो। सुनो सुनो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुनादी करने वाले ने लोगों को चीमगोइयां करते देखकर एक बार फिर चीखते हुए कहा तो लोग खामोश हो गए। बादशाह सलामत का ये भी हुक्म है कि महल में सिर्फ वही शख्स आए जो हकीम हो और जो हिकमत ना जानता होगा और उसने महज इनाम के लालच के लिए महल में आने की कोशिश की और वो शहजादी साहिबा को होश में ना ला सका तो शाही जल्लाद से उसका सर कटवा दिया जाएगा। इसलिए शाही महल में शहजादी का इलाज करने के लिए जो भी आए सोच समझ कर आए। मुनादी करने वाले ने कहा
और मुनादी करने वाले की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग सहम गए और फिर वहां से खिसकते चले गए। शेख चिली भी ये ऐलान बड़े गौर से सुन रहा था। मुनादी करने वाले ने जब कहा था कि जो हकीम शहजादी मनूर का इलाज करके उसे होश में लाएगा, बादशाह सलामत उसे ना सिर्फ आधा शाही खजाना इनाम में दे देंगे, बल्कि शहर में उस हकीम को शाही महल जैसा एक बड़ा महल भी बना कर दिया जाएगा। तो शेख चिली अपनी आदत के मुताबिक फौरन ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया, जहां वो एक बड़े आलीशान महल में बादशाहों के अंदाज में घूमता फिर रहा था, जहां हर तरफ उसके खिदमतगार और कनीज़ें मौजूद थीं। शेख चिली के पीछे चंद कनीज़ें थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े थाल रखे हुए थे और उन थालों में अशरफियां और सोने के सिक्के बड़े हुए थे, जिन्हें शेख चिली बड़ी शान से गांव के लोगों में लुटाता फिर रहा था। और लोग उसकी शान में जोर जोर से नारे लगा रहे थे। शेख चिली अपने ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि उसने मुनादी करने वाले की दूसरी बात सुनी नहीं थी कि बादशाह सलामत ने कहा है कि महल में सिर्फ हकीम या हिकमत जानने वाले ही आए, जो हकीकतन शहजादी मनूर का इलाज कर सकें, वरना नाकामी की सूरत में उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। जब शेख चिली अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकला तो उस वक्त मुनादी करने वाला ऐलान करके वहां से चला गया था और वहां मौजूद लोग भी वापस अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे। शेख चिली खुद को वहां अकेला देखकर खसियानी हंसी हंसता हुआ अपने घर की तरफ हो लिया। वो घर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि उसे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। गो कि वो हकीम नहीं था और ना ही वो हिकमत जानता था, लेकिन शेख चिली था। वो पहले ही दौलत और महल के ख्वाब देखता रहता, उसे अब मौका मिल रहा था तो वो इस मौके को क्यों कर गंवा देता। इसलिए घर की तरफ जाते हुए वो सोच रहा था कि वो एक बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश जरूर करेगा। वो हकीम बनकर शाही महल में जाएगा और शहजादी मनूर को होश में लाने की कोशिश करेगा। शेख चिली के नजदीक शहजादी मनूर की बेहोशी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी जिसे खत्म ना किया जा सकता हो। शेख चिली सोच रहा था कि हकीमों ने शहजादी मनूर को होश में लाने के लिए उसे महज दवाएं ही दी होंगी। अगर वो शहजादी मनूर के चेहरे पर पानी के छींटे मार देते तो अब तक शहजादी को होश आ गया होता। शेख चिली ने सोच लिया था कि वो महल में जाकर शहजादी मनूर के चेहरे पर पानी के छींटे मारेगा तो शहजादी मनूर को जरूर होश आ जाएगा और उसके होश में आने से बादशाह सलामत खुश हो जाएंगे और वादे के मुताबिक उसे न सिर्फ आधा शाही खजाना इनाम में दे देंगे, बल्कि शहर में एक शाही महल जैसा बड़ा महल भी बना कर देंगे। और ये भी मुमकिन था कि शहजादी मनूर की जान बचाने की खुशी में बादशाह सलामत शहजादी मनूर की उससे शादी का भी ऐलान कर दें। इसलिए शेख चिली ने शाही महल में हकीम बनकर जाने का फैसला कर लिया। घर आकर शेख चिली ने एक थैला ढूंढा। ये थैला किसी हकीम के थैले जैसा ही था। शेख चिली चूंकि हिकमत नहीं जानता था, इसलिए उसे ये भी मालूम नहीं था कि इस थैले में वो अपने साथ क्या लेके जाए। वो चूंकि अपने साथ खाली थैला नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए उसने बावर्ची खाने में जाकर देखा तो उसे वहां एक लकड़ी की हथौड़ी और एक छुरी मिल गई। बावर्ची खाने से उसने चंद प्याज और अदरक के साथ चंद लहसुन उठाए और इन सब चीजों को थैले में डालकर वो घर से निकल आया। उसने थैला कंधे से लटकाया और गांव की सड़क पर आ गया और फिर शहर जाने वाली सड़क की तरफ चल पड़ा। शहर की पक्की सड़क पर पहुंचकर वो एक बैलगाड़ी में सवार हुआ जो शहर की तरफ जा रही थी। बैलगाड़ी में सफर करता हुआ वो शहर में आ गया और फिर शाम होते होते वो शाही महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। शाही महल में सोगवारी सी छाई हुई थी। शाम हो चुकी थी और शाही हकीमों के कहने के मुताबिक शहजादी महानूर की जिंदगी की अब चंद घड़ियां ही बाकी रह गई थी। अगर उसे रात तक होश न आता
तो वो इसी बेहोशी में हलाक हो जाती। बादशाह सलामत ने जो मुनादी कराई थी, उस मुनादी को सुनकर वहाँ कई नामवर हकीम आए थे। उन्होंने भी शहजादी महानूर का तिब्बी मुआयना किया था और उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी तरह से शहजादी महानूर को होश आ जाए, लेकिन वो भी अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो चुके थे, जिससे बादशाह सलामत और मलकाए आलिया के दिल बुझकर रह गए थे। शहजादी महानूर चूंकि बेहद हसीन और हंसमुख शहजादी थी, इसलिए महल के अफराद ही नहीं बल्कि पूरी रियाया उसे बेहद पसंद करती थी। और शहजादी की इस तरह पुरस्रार बेहोशी ने उन सबको भी उदास और अफसुर्दा कर दिया था। शेख चिली मुसलसल सफर करके थक गया था, लेकिन शहजादी को होश दिलाकर वो खजाने और महल के ख्यालों में ऐसा डूबा हुआ था कि उसे थकावट का एहसास तक नहीं हो रहा था। वो शाही महल में दाखिल होने लगा तो उसे सिपाहियों ने रोक लिया। कौन हो तुम और गधे की तरह मुंह उठाए कहाँ जा रहे हो? एक दरबान ने शेख चिली के सामने आकर कड़कदार लहजे में कहा। शेख चिली, मैं हकीम शेख चिली हूँ। मैं यहाँ बादशाह सलामत की मुनादी सुनकर शहजादी साहिबा का इलाज करने आया हूँ। शेख चिली ने दरबान के कड़कदार लहजे से डरे बगैर गर्दन अकड़ाकर कहा। हकीम, तुम हकीम हो? दरबान ने शेख चिली को बड़ी हैरानी से सर से पांव तक घूरते हुए कहा, क्योंकि शेख चिली शक्लो सूरत और लिबास से किसी तरह भी हकीम दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं हकीम हूँ, शेख चिली हकीम। जाओ बादशाह सलामत से कहो कि शिमाली रियासत से हकीमों का हकीम शेख चिली हकीम आया है, जो अपनी हिकमत से शहजादी महानूर का इलाज करके उसे कुछ ही देर में होश में ले आएगा। शेख चिली ने बड़े बारोब लहजे में कहा, जैसे वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा हकीम हो। हकीमों का हकीम शेख चिली हकीम। ओ ठीक है, मैं अभी जाकर आपके बारे में बादशाह सलामत को बताता हूँ। दरबान ने शेख चिली का रोब बड़ा लहजा सुनकर बड़े घबराए हुए लहजे में कहा और फौरन दरबार की तरफ भागता चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। हकीम शेख चिली, मेरे साथ चलें। बादशाह सलामत ने आपको फौरन अपने पास आने का हुक्म दिया है। दरबान ने इस बार बड़े मुदबाना लहजे में कहा। चलो, शेख चिली ने उसी तरह गर्दन अकड़ाते हुए कहा और फिर वो दरबान के साथ शान से चलता हुआ दरबार में बादशाह सलामत के पास आ गया। बादशाह सलामत तख्त पर उदास अंदाज में बैठे हुए थे। उनकी आंखें सुर्ख थीं और उनका चेहरा यूं लटका हुआ था जैसे शहजादी मानूर की बजाय वो खुद मरीज हों। शेख चिली को देखकर उनकी आंखों में उम्मीद की चमक सी आ गई। शेख चिली ने बादशाह सलामत को झुककर शाही अंदाज में सलाम किया। क्या तुम वाकई हकीम हो? बादशाह सलामत ने उसके सलाम का जवाब देकर दरबान की तरह हैरानी से उसकी शक्ल और उसका लिबास देखते हुए पूछा, जैसे उन्हें भी यकीन न आ रहा हो कि शेख चिली जैसा नौजवान वाकई कोई काबिल हकीम हो सकता है। जी हाँ बादशाह सलामत, मैं हकीमों का हकीम शेख चिली हकीम हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाप दादा, बल्कि उनके भी आबाओ अजदाद बड़े बड़े हकीम रह चुके हैं। ये हमारा खानदानी पेशा है और मैंने हिकमत के हसूल के लिए जंगलों, बियाबानों, सहराओं और पहाड़ों तक की हाक छानी है। मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनके इस्तेमाल से मरते हुओं को भी मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। शेख चिली ने जोश में आकर बड़े बड़े शोशे छोड़ते हुए कहा, बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई बेहद काबिल हकीम होगे। बादशाह सलामत ने खुश होकर कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मेरी काबिलियत हकीम लुकमान और हकीम अरस्तु भी मानता था। वो भी किसी जमाने में मेरे ही शागिर्द रह चुके हैं। शेख चिली ने सीना फैलाकर और ज्यादा डींगे मारते हुए कहा, हकीम लुकमान और अरस्तु? क्या मतलब? ये दोनों हकीम तुम्हारे शागिर्द कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो मरे हुए सदियां गुजर चुकी हैं।
बादशाह सलामत ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा मतलब है कि ये दोनों बड़े हकीम मेरे अब्बाओ अजदाद के हुक्मा के शागिर्द रह चुके हैं। मैं भी चूंकि उनका ही खून हूँ, इसलिए मैं हकीम अरस्तु और हकीम लुकमान को अपना शागिर्द ही कहता हूँ। शेख चिली ने फौरन बात बनाते हुए कहा और बादशाह सलामत ने कुछ समझने वाले अंदाज में और कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। तो फिर ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम जैसा काबिल और ज़हीन हकीम हमारी रियासत में मौजूद है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसे काबिल हकीम का अब तक हमें पता क्यों नहीं चला। अगर हमें पता होता कि अरस्तु और लुकमान हकीम के उस्तादों का बेटा हकीम शेख चिली हमारी रियासत में ही रहता है, तो हम तुम्हें फौरन अपना शाही हकीम बना लेते। बहरहाल अगर तुमने हमारी बेटी को तंदुरुस्त कर दिया और उसे होश में ले आए, तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे और हमने मुनादी में जो ऐलान कराया था वो भी पूरा करेंगे। बादशाह सलामत ने कहा और मुंह मांगे इनाम का सुनकर शेख चिली की आंखें चमक उठी। इनाम के तौर पर उसे दौलत और महल तो पहले ही मिल रहा था, इसलिए शेख चिली सोच रहा था कि मुंह मांगे इनाम के तौर पर वो बादशाह सलामत से शहजादी महानूर का अपने लिए रिश्ता ही मांग लेगा। इस तरह उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि उसकी शादी किसी मुल्क की हसीन शहजादी से होनी चाहिए। जरूर बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा को होश में लाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। शेख चिली ने शेही बिगाड़ते हुए कहा तो बादशाह सलामत के चेहरे पर उम्मीद की मजीद चमक उभर आई। ठीक है, आओ हम तुम्हें खुद शहजादी महानूर के कमरे में ले चलते हैं, बादशाह ने कहा। जो हुक्म बादशाह सलामत, शेख चिली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हकीम शेख चिली, एक बात याद रखना, हमने जहां ये ऐलान किया है कि शहजादी महानूर को होश में लाने वाला इनाम का हकदार होगा, वहां हमारा ये भी ऐलान था कि शहजादी महानूर को होश में ना लाने वाले का हम सर कलम करा देंगे। अब तक तो हमने यहाँ आने वाले किसी हकीम के साथ ऐसा नहीं किया है, लेकिन तुमने हमें जिस तरह से उम्मीद दिलाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी कोशिश में हर सूरत कामयाब हो जाओ, वरना इस बार हम अपना वादा पूरा करेंगे। अगर तुमने हमें नाकामी की खबर दी तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। जल्लाद से कहकर हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे, बादशाह सलामत ने कहा। और सर कलम होने का सुनकर शेख चिली का सीना यूं पिचक गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। सर कलम? लेकिन बादशाह सलामत, शेख चिली ने खौफ बड़े लहजे में कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम काबिल हकीम हो। तुमने कहा है कि शहजादी महानूर को होश में लाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, इसलिए तुम क्यों डर रहे हो? बादशाह ने कहा, नहीं, मैं डर नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे शहजादी साहिबा के पास पहुँचा दें ताकि मैं उनका इलाज शुरू कर सकूं। शेख चिली ने खौफ से थूक निगलते हुए कहा। हाँ ठीक है, चलो, बादशाह ने कहा और तख्त से उठकर खड़े हो गए। उनके उठते ही दरबार में मौजूद वुज़रा, उमरा और दरबारी भी उनके एहतराम में उठकर खड़े हो गए। सर कलम होने का सुनकर शेख चिली का रंग जर्द हो गया और खौफ के मारे उसकी टांगें कपकपा रही थीं। वो सोच रहा था कि उसने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। वो हकीम तो है नहीं, वो शहजादी महानूर का इलाज कैसे करेगा? अगर शहजादी महानूर को वाकई होश न आया तो क्या होगा? क्या बादशाह सलामत वाकई जल्लाद से कहकर उसका सर कलम करा देंगे? सर कलम होने के ख्याल से शेख चिली पर इस कदर खौफ गालिब आता जा रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त वहां से भाग जाए, लेकिन ऐसा करना उसके लिए अब नामुमकिन था, क्योंकि बादशाह खुद उसके साथ शहजादी महानूर के कमरे में जा रहे थे और बादशाह के साथ साथ उनके इर्द गिर्द कई नेज़ा बरदार सिपाही थे। अगर शेख चिली वहां से भागने की कोशिश करता तो सिपाही उसे भागने का मौका न देते, और जब बादशाह को इस बात का इल्म होता
कि शेख चिली हकीम नहीं है तो फिर शेख चिली की मौत ही यकीनी थी। बादशाह सलामत गुस्से में खुद भी उसका सर कलम कर सकते थे, इसलिए शेख चिली कांपता हुआ और डरता हुआ उनके साथ महल के ज़नान खाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ज़नान खाने में बादशाह सलामत शेख चिली को एक निहायत खूबसूरत और कीमती साजो सामान वाले कमरे में ले आए, जहां मलका आलिया के साथ वहां महल की कई कनीज़ें मौजूद थीं और वहां चंद और भी हकीम मौजूद थे जो अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। वो सब गमज़दा और दुखी दिखाई दे रही थीं। कमरे के वस्त में दीवार के साथ एक बड़ा आरामदेह और खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर एक नौजवान और निहायत हसीन लड़की लिपटी हुई थी। लड़की ने शहजादियों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें बंद थीं। यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद सो रही हो। शहजादी महानूर वाकई बेहद हसीन थी। शेख चिली उसे देखता ही रह गया। बादशाह सलामत ने शेख चिली का मलका और वहां मौजूद दूसरे अफराद से तारुफ कराया तो वो सब भी उससे मिलकर बेहद खुश हुए। शेख चिली चूंकि परेशान था, इसलिए उसने बादशाह सलामत से कहा कि वो उसे और शहजादी साहिबा को कमरे में तन्हा छोड़ दें। वो अकेले में शहजादी साहिबा का इलाज करेगा। बादशाह सलामत को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। कुछ ही देर में वो सब कमरे से निकल गए और अब वहां बेहोश शहजादी और शेख चिली मौजूद थे। शेख चिली के चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। वो पलंग की तरफ आया और शहजादी महानूर के सरहाने के पास आकर खड़ा हो गया और उसने बेहोश शहजादी के सामने हाथ जोड़ दिए। शहजादी साहिबा, अल्लाह के वास्ते होश में आ जाएं। मैं हकीम नहीं हूँ, मैं तो यहाँ नकली हकीम बनकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि अगर सब कोशिश कर रहे हैं तो आपको होश में लाने के लिए मैं भी एक कोशिश कर लूं। हो सकता है कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाए और आपको होश आ जाए। अगर आप मेरी वजह से होश में आ जाएं तो मुझे बादशाह सलामत दौलत के साथ शहर में एक अजीम उल शान महल बनाकर दे देंगे, जहां मैं अपनी बूढ़ी माँ को ला सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बादशाह सलामत ने यह भी ऐलान करा रखा है कि अगर कोई आपको होश में ना ला सका तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ शहजादी साहिबा, मेरी माँ बेहद बूढ़ी है, मैं उसका वाहिद सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बेचारी मर जाएगी और मेरे होने वाले बच्चे यतीम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, होश में आ जाएं। आपकी बेहद मेहरबानी होगी। मैं और मेरी माँ, बल्कि मेरे होने वाले बच्चे भी आपको हमेशा दुआएं देते रहेंगे। आप बस एक बार होश में आ जाएं। शेख चिली ने बेहोश शहजादी के सामने हाथ जोड़कर बुरी तरह रोते हुए कहा, लेकिन बेहोश शहजादी भला उसकी बात कहाँ सुन रही थी। शेख चिली काफी देर तक बेहोश शहजादी की मिन्नत समाजत करता रहा, मगर शहजादी महानूर उसी तरह से पड़ी रही। लगता है शहजादी साहिबा पर मेरी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हो रहा। अपनी जान बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शेख चिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने कंधे से थैला उतारा और उसमें मौजूद चीजें निकाल निकाल कर पलंग के पास रखने लगा। फिर वो चौकड़ी मारकर जमीन पर ही बैठ गया और उसने जमीन पर बैठकर प्याज, लहसुन और अदरक काटने शुरू कर दिए। लहसुन और अदरक तो आसानी से कट गए, लेकिन जब उसने प्याज काटने शुरू किए तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। सब चीजें काट कर शेख चिली ने एक कपड़े में बांधी और फिर उसने कपड़ा लपेट कर लकड़ी की हथौड़ी के साथ उन सब चीजों को कूटना शुरू कर दिया। उसने प्याज, अदरक और लहसुन को इतना कूटा कि उनमें से पानी निकल आया। शेख चिली उठा और कपड़ा लेकर पलंग पर आ गया और फिर उसने कुछ सोचकर शहजादी का मुंह खोला और उसके मुंह में कपड़े से लहसुन, अदरक और प्याज का पानी टपकाना शुरू कर दिया। कतरा कतरा शहजादी महानूर के हलक में जा रहा था।
और हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे पर छाई हुई मुर्दानी खत्म होती जा रही थी। शहजादी महानूर को असल में एक बिच्छू ने काट लिया था, जिसका जहर उसके खून में शामिल हो गया था। वो बिच्छू ऐसा था जिसके जहर का किसी को इल्म नहीं होता था, इसलिए शहजादी का इलाज करने वाले हकीम शहजादी की बीमारी समझ नहीं सके थे और वो जड़ी बूटियों की दवाओं से ही शहजादी महानूर को होश में लाने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो नाकाम हो गए। जिस बिच्छू ने शहजादी महानूर को काटा था, उसके जहर का असर प्याज के पानी से ही जायल हो सकता था। उस बिच्छू के जहर का असर चूंकि शहजादी महानूर के दिमाग में पहुंच चुका था, इसलिए वो तवील मुद्दत के लिए बेहोश हो गई थी। प्याज के पानी की वजह से शहजादी महानूर के जिस्म में जहर का असर जायल होता जा रहा था, लेकिन चूंकि जहर का असर शहजादी महानूर के दिमाग तक पहुंच चुका था, इसलिए वो इस तरह बेहोश पड़ी हुई थी। अब अगर उसके सर के महसूस हिस्से पर हल्की हल्की चोटें लगाई जाती तो शहजादी महानूर को होश आ सकता था, लेकिन इन सब बातों से शेख चिली ला इल्म था। वो तो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहा था। जब उसने देखा कि प्याज, अदरक और लहसुन का पानी पीने से भी शहजादी को होश नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गया। वो एक बार फिर शहजादी महानूर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन शहजादी महानूर को होश नहीं आ रहा था। जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था, शेख चिली की परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। जिस तरह से कुर्बानी के बकरे को वक्त से पहले ही हलाल होने के लिए छुरियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह शेख चिली को भी अपने सर पर मौत की तलवार लटकती हुई दिखाई देना शुरू हो गई थी। शेख चिली परेशानी के आलम में दोनों हाथ बांधकर कमरे में टहलना शुरू हो गया। वो बार बार बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां बादशाह सलामत, मलका आलिया और दूसरे अफराद खड़े उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। शेख चिली जानता था कि वो जैसे ही बाहर गया उसे धर लिया जाएगा और फिर उसे बादशाह सलामत के जल्लादों के हाथों मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। शहजादी महानूर के कमरे में 2 खिड़कियां थीं। शेख चिली ने उन खिड़कियों को खोलकर देखा। खिड़कियां बाएं बाग में खुलती थीं, लेकिन शेख चिली जिस कमरे में था वो इतना ऊंचा था कि वो अगर खिड़की से बाहर छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता तो उसकी हड्डी पसली एक हो सकती थी। इसलिए शेख चिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शहजादी महानूर को होश में लाने में वो नाकाम हो चुका था। अब उसका वहां से भाग जाना ही अच्छा था। अचानक शेख चिली की नजर लकड़ी की उस हथौड़ी पर पड़ी जिससे उसने प्याज, अदरक और लहसुन एक कपड़े में डालकर कूटे थे। शेख चिली ने आगे बढ़कर वो हथौड़ी उठाई और एक बार फिर शहजादी महानूर के पलंग के पास आ गया। फिर शेख चिली को और कुछ न सूझा तो उसने शहजादी महानूर के जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता हथौड़ी मारना शुरू कर दिया। इसके बाद शेख चिली शहजादी महानूर के सर की तरफ आया और उसने शहजादी महानूर के सर के मुख्तलिफ हिस्सों पर हथौड़ी मारना शुरू कर दी। अभी शेख चिली ने शहजादी महानूर के सर पर 2-4 बार ही हथौड़ी मारी होगी कि अचानक शहजादी महानूर की आंखें खुल गईं। वो होश में आ गई थी। शहजादी महानूर को इस तरह होश में आते देखकर शेख चिली बौखला गया और वो उछलकर पलंग से पीछे हट गया। उसके हाथ से हथौड़ी निकलकर नीचे गिर गई। शहजादी महानूर को सचमुच होश आ गया था। वो चंद लम्हे आंखें खोले इधर उधर देखती रही, फिर वो सर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। शहजादी महानूर को उठते देखकर शेख चिली बुरी तरह घबरा गया। अरे अरे बाप रे, लगता है शहजादी साहिबा को इल्म हो गया है कि मैं उन्हें हथौड़ी से मार रहा था। अगर शहजादी साहिबा ने ये बात बादशाह सलामत को बता दी तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। शेख चिली ने घबरा कर कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका।
दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला तो वहाँ वाकई बादशाह समेत सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शेख चिली को बाहर निकलते देखकर सब लोग चौंक पड़े। क्या हुआ हकीम शेख चिली? क्या हमारी बेटी को होश आ गया है? बादशाह सलामत ने शेख चिली की जानिब उम्मीद बड़ी नजरों से देखते हुए बेचैनी से पूछा। हाँ, उन्हें होश आ गया है। आप सब अंदर जाएं, मैं एक दवा लेकर आता हूँ। होश में आने के बाद शहजादी साहिबा को वो दवा देना बेहद जरूरी है जो मैं घर भूल आया हूँ। शेख चिली ने बात बनाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर बादशाह समेत वहाँ मौजूद सबके चेहरे खिल उठे और वो सब तेजी से कमरे में दाखिल हो गए। शेख चिली को जैसे ही वहाँ से निकलने का मौका मिला उसने फौरन वहाँ से दौड़ लगा दी। रात हो चुकी थी लेकिन शेख चिली को इसी बात की फिक्र लगी हुई थी कि शहजादी महानूर ने बादशाह सलामत को जरूर बता दिया होगा कि हकीम शेख चिली ने उसे हथौड़ियों से मारा है। वो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि बादशाह सलामत ने ऐलान किया था कि जो भी शहजादी महानूर को होश में लाएगा उसे वो न सिर्फ आधा शाही खजाना इनाम में देंगे बल्कि वो उसके रहने के लिए एक महल भी बना कर देंगे। शेख चिली ने नकली हकीम बनकर शहजादी महानूर को होश दिला दिया था, लेकिन चूंकि उसने अपनी हमाकतों की वजह से शहजादी महानूर को होश दिलाया था, इसलिए वो अपनी ही हमाकतों की वजह से इनाम हासिल किए बगैर ही वहां से भाग निकला था। बादशाह सलामत और मलका ने कमरे में जाकर जब शहजादी महानूर को होश में देखा तो वो बेहद खुश हुए। उन्हें यकीन हो गया था कि हकीम शेख चिली ने जो कहा था वो सच था। वो वाकई इंतहाई काबिल हकीम है। जब शेख चिली अगले रोज तक वापस नहीं आया तो बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक सिपाही उसकी तलाश में निकल गए कि वो काबिल हकीम शेख चिली को ढूंढ कर लाएं ताकि वो उससे किया हुआ वादा पूरा कर सकें। लेकिन शेख चिली तो वापस अपने गांव पहुंच चुका था। वो तो इस बात से डरा हुआ था कि कहीं बादशाह के सिपाही उसे पकड़ कर न ले जाएं कि उसने शहजादी महानूर के सर पर हथौड़ियां मारी थीं। वो डर के मारे कई रोज अपने घर में ही छुपा रहा। वो इस बात से कतई अनजान था कि बादशाह के सिपाही उसे ढूंढ तो रहे हैं मगर गिरफ्तार करने या सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसे इनाम देने के लिए। लेकिन शेख चिली ने अपनी हमाकत से इनाम हासिल करने का ये मौका भी गंवा दिया था।